हाय, आज से अपन ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी चैप्टर 1 ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ होता है। कॉइन्ड बाय एरास्टोथेनस 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 ने ज्योग्राफी को कॉइन किया था और स्टडी ऑफ अर्थ एरास्टोथेनस होता है। बाकी ये सब ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी के, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रांचेस ऑफ रीजनल अप्रोच, फिर एविडेंस इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी ये जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में कैसे है। तो जैसे सरकम नेविगेशन एक, तो जो मैगलन था वो पहली बारी सरकम नेविगेशन किया था, दैट इज़ मूव किया था, वो पूरा पूरा एक ओशन को पूरा वो मूव कर लिया था। तो उसको पता चला ओ ये तो पूरा मतलब एक जगह से घूम के आया दूसरे जगह, और उसको फिर ये पता चल गया कि अर्थ तो ऐसे सी स्ट्रेट नहीं है, और जबकि वो मतलब स्पेरिकल है थोड़ा इसमें। फिर सर्कुलर होराइजन अपीयर सर्कुलर टॉल बिल्डिंग। अगर आप टॉल बिल्डिंग में खड़े हो तो आपको वो जो होराइजन दिखेगा वो एकदम वो दिखेगा, मतलब सर्कुलर दिखेगा, घूमते हुए दिखेगा, आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगा रास्ता। अगर आप समुद्र से देख रहे हो दूर दूर तो ऐसे लगेगा कि चंदा जैसे वो बन रहा है। फिर सिप सिप वाइबिलिटी, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। तो सिप सिप विजिबिलिटी जब देखते हैं अपन सिप को देखते हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें सिप क्या होता है राइजिंग आउट हुआ दिखता है। जैसे इसमें देख सकते हो एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे शिप स्ट्रेट है, सारे शिप है तो स्ट्रेट, लेकिन आप दूर से देखोगे तो वो जो शिप है वो बड़ा दिखेगा आपको एज़ कम्पेयर टू, मतलब ऊपर आते हुए दिखेगा। जब आप हॉरिजन से देख रहे होगे, जैसे सरकम हॉरिजन था तो उससे ऊपर आते हुए दिखेगा। फिर सनराइज़ और सनसेट होता है डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट टाइम होता है, तो उससे पता चलता है क्योंकि जब सर्कुलर जब स्पेरिकल है तभी तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रहा है, तो बार बार दिन चेंज हो रहा है, तो ये भी एक एविडेंट है। तो जो फिर एक्लिप्स आता है तो उससे भी पता चलता है कि हाँ भाई ये स्पेरिकल शेप में है अपना। दूसरे की जगह जब मतलब चंद्र ग्रहण या फिर ये सब होता है तो उसके टाइम पे भी पता चलता है। फिर शेप ऑफ अदर प्लैनेट से पता चलता है कि हाँ इसका अर्थ का भी शेप सिमिलर होगा ऐसे। तो ये सब रीजंस थे। और जो आइंस्टाइन थे वो पहली बार ही बोले थे कि एकदम राउंड भी नहीं है हमारा अर्थ, क्योंकि वो राउंड करते रहता है। तो वो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट अगर बहुत राउंड करता है तो वो एकदम फुल राउंड नहीं हो सकता, उसको थोड़ा तो उसका मतलब चेंज होना पड़ता है, उसका आगे पड़ता है उसको। तो एक तो बेडफोर्ड इसमें याद रख, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट याद रखना, और एक तो मैगेलॉन याद रखना, मैगेलॉन सर्कम। फिर न्यूटन फ्लैट नियर पोल एंड बल्ज एट इक्वेटर। तो ये देखो न्यूटन बोलता है कि ऊपर पे जो है वो पोल फ्लैट है, और नीचे पे जो है मतलब साइड पे वो इक्वेटर के पास वो थोड़ा सा बल्ज हुआ है, फैला हुआ है, कॉन्टीन्यूस स्पिनिंग के कारण ऐसा हो रहा। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस मेजर्स इन अ डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। एंगुलर डिस्टेंस जो मेज़र होता है लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ यानी ऐसे वाला, ठीक है। ये लैटिट्यूड है, ठीक है। और ये नॉर्थ टू, मतलब इसका जब एंगल जब काटते हैं ये पैरेलल लाइंस में बनता है ऐसे ऐसे, तो पैरेलल ऑफ लाइंस भी है, और ये एंगल ऐसे बनाता है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे एंगल बनाता है, ऐसे एंगल बनाता है, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसा एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब जब कट रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ ऐसा एंगल बना, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के ये एंगल बनाता है। फिर लॉन्गिट्यूड देते हैं, जो लॉन्ग ऐसे होता है, लॉन्ग यानी लॉन्गिट्यूड, और लेटा हुआ यानी लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस प्लेस ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। तो जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो ईस्ट और वेस्ट में बनता है, जैसे कि ऐसे ये ऐसे बन रहा है ईस्ट, ये ऐसे बन रहा है वेस्ट, तो ऐसे बनता है, ठीक है। और
ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ लॉन्गिट्यूड, तो ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ लॉन्गिट्यूड, और ये जो होता है सेमी सर्कल में कट करता है और डज नॉट मतलब, और ये मतलब बीच से काटेगा ना अर्थ को ऐसे, तो ये सेमी सर्कल में कट करेगा और पैरेलल नहीं होती ये एक दूसरे से, ये ऐसे करके बनता है, ऐसे 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 करके बनता है, तो ये पैरेलल नहीं होता, जबकि जो लैटिट्यूड था वो पैरेलल होता है। फिर ईच डिग्री डिवाइड्स इनटू 60 मिनट, डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर दो पैरेलल के बीच में। फिर ग्रेट सर्कल्स क्या होते हैं, नाम ग्रेट है और इसको रोमेनियन सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेट मतलब रोमन उस टाइम अपने आप को ग्रेट समझते थे, तो रोमेनियन सर्कल। तो ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल सरकमफेरेंस, तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल सरकमफेरेंस है। इक्वेटर ओनली ग्रेट सर्कल एंड ऑल लॉन्गिट्यूड, तो जो इक्वेटर है वो वही सिर्फ एक ग्रेट सर्कल है, और जितने लॉन्गिट्यूड हैं, लॉन्गिट्यूड यानी ये वाले सारे ग्रेट सर्कल्स हैं, बाकी जो इक्वेटर्स के ऊपर अगर लेटीट्यूड्स है वो सब नहीं है, तो इक्वेटर बस है और बाकी सब लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड बाकी नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट, तो ये ग्रेट सर्कल का काम क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करे। जैसे यहाँ पे देख पाओगे, तो मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग ग्रेट सर्कल में कॉज लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा अगर ग्रेट सर्कल को अगर फॉलो करना है, अगर क्योंकि बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इससे काफ़ी पेट्रोल वगैरह बचेगा, तो इसके लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, शॉर्ट कमिंग है कि भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना नहीं सकते, डेवलप कर नहीं सकते इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो हमेशा हम फॉलो करें ग्रेट सर्कल को। क्या पता वहाँ पे सी हो, क्या पता वहाँ पे कुछ और फॉरेस्ट हो, तो उसको थोड़ी काट सकते हैं, राइट। तो वही, तो यहाँ पे देखो ये ग्रेट सर्कल है, यहाँ पे ये और ये ऐसे करके जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट रूट है। अब अगर ऐसे करके जाओगे तो ये तो लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे करके जाओगे तो लॉन्ग हो जाएगा। इक्वेटर से सीधा जा रहे हो आप, तो सबसे शॉर्टेस्ट तो वही रूट है, इतना घूम के जाओगे उससे बढ़िया आप डायरेक्ट ऐसे सीधा पहुँच जाओ, राइट, सीधा पहुँच जाओ ऐसे। तो वही बोल रहा, अब ये वाला तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, बोल रहा ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ग्रेट सर्कल यही है, ए से बी बन रहा शॉर्टेस्ट। ठीक है, समझ गए, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। फिर रोटेशन, मूवमेंट ऑन एक्सिस, तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस में मूव कर रहा है, ना कि सन के अराउंड नहीं मूव कर रहा है, उसको रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसका मतलब ऐसे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये वेस्ट से ईस्ट ऐसे मूव करेगा, तो ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो वही है, इसमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब चैप्टर 2 देखते हैं, सोलार डे जो होता है 24 घंटे का होता है, जो अपने को पता है कि भाई अब सोलार डे जो नॉर्मली अपन डेली बेसिस में बात करते हैं उसी को सोलार डे बोलते हैं। और सिडरल डे जो साइडरल डे जो रियलिटी बताता है, जो कि 23 आवर 56 मिनट होता है, जबकि अपने को दिखता वो 24 आवर है, लेकिन होता वो 23 साइडरल डे में है, ठीक है। और इसका डायग्राम देख लो, अगर एग्ज़ाम में कहीं पे भी कुछ भी पूछे, सब में डायग्राम बनाना है। मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं बनाया हूँ, डजन मीन मैं एग्ज़ाम में नहीं बनाऊँगा। अब लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन, हायर इक्वेटर, तो रोटेशन का स्पीड अलग अलग होता है, जैसे कि इक्वेटर में सबसे हाईएस्ट होता है 1660 किलोमीटर प्रोवाइड थ्रस्ट, और वो थ्रस्ट भी प्रोवाइड करता है रॉकेट्स को, तो इसलिए। अब पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन, अब पोलार डे क्या होता है, पोलार डे द रीजन रिकॉग्नाइज 24 आवर ऑफ डे लाइट इंक्रीज फ्रॉम 90 डिग्री नॉर्थ टू मैक्स ऑफ 66 डिग्री नॉर्थन हेमस्फीयर, दिस रीजन एक्सपीरियंस मिड नाइट सन ड्यूरिंग पोलार डे। तो पोलार डे जो होता है ना, पोलार रीजन में होता है, जैसे एंटार्क्टिक और आर्टिक रीजन होते हैं, तो वहाँ पे पोलार रीजन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो टिल्टेड है, तो वहाँ पे 24 घंटे दिन नज़र आते हैं, और ये इंक्रीज़ होता है 90 डिग्री नॉर्थ टू मैक्स कब तक, कहाँ तक, 66 डिग्री नॉर्थन हेमस्फीयर तक ये चलता है। दिस रीजन एक्सपीरियंस
मिडनाइट, और ये मतलब आप पूरे दिन ऑब्वियसली अगर पूरे 24 आवर रिसीव कर रहा है लाइट, तो मिड लाइट सन भी ये वो करता है, एमिट करता है, दिखाता है। फिर टाइम जोन अलग अलग होता है। एक तो होता है ग्रीनविच, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये जो होता है, इसमें क्या होता है, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन टाइम में ये, एक तो वो सबसे पहली बात यूरोप और अफ्रीका के बीच से पार होता है। यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका के बीच से पार होता है, तो मतलब, और ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये ऐसा नहीं कि जिगजैग होता है। वो IST होता है, ITS होता है, ITD होता है शायद, हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन, हाँ ITD इंटरनेशनल डेट लाइन, आगे देखेंगे उसको। तो ये इसमें क्या होता है, टाइम इंक्रीज टूवर्ड मूविंग टूवर्ड, तो टाइम इंक्रीज टूवर्ड्स ईस्ट गेन एडिशन। अगर आप मूविंग टूवर्ड्स इंडिया 1 जनवरी कम फर्स्ट, तो अगर आप इंडिया की तरफ मूव करोगे प्राइम मेरिडियन से, मतलब इस तरफ से यूरोप से इंडिया की तरफ आओगे, तो पहले इंडिया में 1 जनवरी हो गया होगा, ठीक है। और तो वही बोल रहा है, अगर टाइम इंक्रीज टूवर्ड ईस्ट, मतलब अगर ये ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, अगर आप ईस्ट में मूव करोगे तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इधर पे पहले आ चुका होगा, उसके बाद इधर पे आएगा। इंडिया पे एक थोड़ा जल्दी आ चुका होगा, जबकि इधर पे नहीं आया होगा अभी तक वो टाइम, ठीक है। जैसे कि ये आसाम है, आसाम में सनराइज़ होता है, मुंबई में सन लेट से वो होता है ना, तो वही बोलना चाह रहा है कि हाँ ठीक है, समझ गए। अब डिक्रीज टूवर्ड वेस्ट, अब अगर वेस्ट की तरफ जाओगे आप इधर से, तो डिक्रीज़ होगा, मतलब 1 जनवरी और लेट आएगा उस तरफ। जैसे कि अभी 1 जनवरी आने वाला है, तो देखना कि हमारे यहाँ पे लेट पे उस टाइम से रिलेट करके देखना कि 1 जनवरी किसके यहाँ पहले आया, किसके यहाँ बाद में आया, तो उससे याद हो जाएगा। इसलिए लॉस सब्सट्रैक्शन, डिक्रीज टूवर्ड वेस्ट, 1 जनवरी कम्स लेटर, चेंज इन एवरी 1 डिग्री लेटीट्यूड 4 मिनट, तो 1 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में चेंज होने से 4 मिनट शो करता है वो। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात है, दैट इज़ लॉन्ग ऐसा, और ऊपर में अपन देखे थे ठीक है, ये तो हो गया। मल्टीपल टाइम जोन, अब इंडिया क्या किया, पहले मल्टीपल टाइम जोन फॉलो करता था, 3 टाइम जोन होते थे, मद्रास, बॉम्बे और असम। अब एक कर दिया 1906 में, 82 डिग्री ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करके फॉलो करने लगे हम। तो वही हमारा अब वो है। पहले मद्रास, बॉम्बे और असम चाय बागान करके भी था। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन अग्रीड ऑन 1884, रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिगजैग लाइन होता है, पर्सन पासिस इंटरनेशनल लाइन ईस्ट टू वेस्ट, लूज अ डे, हैज़ टू ऐड डेट इन कैलेंडर। अगर ये ईस्ट से वेस्ट अगर मूव किया, तो वो एक दिन लॉस कर लेगा और उसको एक दिन ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़, यहाँ पे अगर 30 है तो इधर पे 1 रहेगा, तो अगर वो इधर से इधर मूव किया, तो उसको अपने कैलेंडर में एक दिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इस तरफ पे इंडिया वगैरह है और इस तरफ पे अमेरिका है, तो अमेरिका में लेट होगा टाइम अभी, ठीक है। और मतलब इंडिया में पहले न्यू ईयर आ जाएगा, फिर अमेरिका में आएगा। फिर पर्सन पासिस इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट टू वेस्ट लूजेस डे एड टू ऐड कैलेंडर। तो यहाँ पे अगर ईस्ट में अगर 12 मार्च है, तो अगर वेस्ट जाएगा तो वो 13 मार्च हो जाएगा, वही जो मैं बताया अभी कि एक दिन आगे रहता है वेस्ट में। दैट इज़ डे लाइट सेविंग टाइम। अब डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, शिफ्टिंग टाइम 1 आवर अहेड जस्ट बिफोर बिगनिंग ऑफ समर। तो इसमें क्या होता है, 1 घंटे आधा कर आगे कर देते हैं टाइम को, जस्ट समर के शुरू होने से पहले ही, गर्मियों के शुरू होने से पहले, क्योंकि गर्मियों में दिन दिन जल्दी होता है, तो लोगों को ऐसा लगे कि दिन जल्दी होता है, तो
मतलब 9 बजे उठ रहे थे ठंडी के टाइम पे, तो अगर उसको जल्दी कर देंगे उन लोग टाइम, तो सुबह मतलब 8 बजे उठ पाएंगे। 8 बजे तो दिन वही हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए शिफ्टिंग, और इससे एक चीज़ और भी होता है कि भाई इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बचता है। आप जल्दी उठोगे तो वो बस एक एक मतलब एक दिन बस इसलिए करते हैं, और कि भाई कि लोगों में ला सकें जागरूकता कि आप ऐसे करोगे तो बाकी दिन भी करो। ये सिर्फ एक दिन तो सिर्फ उसको सेलिब्रेट करते हैं, बाकी दिन आपको अपने आप से करना है, ऐसा वाला सीन रहता है इसमें। अब यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन, अर्ली थ्योरी, इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं यूनिवर्स कैसे बना, क्या हुआ। तो पहले आता है स्टेट थ्योरी। तो इसमें एसएसटी बोलते हैं इसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एसएसटी बोल सकते हो इसको। जो थी होयल होयल करके, फ्रेड होयल करके, उसने दिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी को। इसमें सब चीज़ स्टेट रहता है, बोलते हैं। होयल करके जो है, होयल, फ्रेड होयल, वो बोलती है सब स्टेट रहता है, मतलब कुछ बन नहीं रहा, कुछ यूनिवर्स कुछ हो नहीं रहा यूनिवर्स को। यूनिवर्स मास बड़ा साइज़ है यूनिवर्स का। होयल, फ्रेड होयल कहते हैं कि यूनिवर्स जो है उसका मास, मतलब वजन, मास और उसका साइज़, वो सब कांस्टेंट है, स्टेट है बोल रहा है, राइट। तो वही। फिर ओल्ड बिकम अनऑब्जर्वेबल, पुराने लोग जो हैं वो अनऑब्जर्वेबल रह जाते हैं, और जो नया बनते जाता है वो एक्सपेंड होते जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। फिर चैम्बरलेन मॉल्टन, तो ये जो सीएम है इसको ऐसे बोल सकते हो, चैम्बरलेन मॉल्टन को सीएम। तो एक स्टार था, वंडरिंग स्टार, वो अप्रोच किया सन को। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जब वो स्टार ने उसके सन को, सीएम के सन को अप्रोच किया, तो वो सिगार पी रहा था, तो इसलिए उसका सिगार शेप में एक्सटेंशन होने लगा। फिर मटेरियल उससे, उसके बाद उसमें जो जो भी सेपरेशन थे, जब उसने मतलब उस स्टार ने जब सीएम के बेटे को सन से अप्रोच किया, तो मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सोलार सरफेस, तो उसने अपना जो सिगार था उसको उसके सोलार सरफेस से हटा दिया। वेंडरिंग स्टार अप्रोच सन, एज अ रिजल्ट सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सोलार सरफेस। पल्सवेटिंग थ्योरी, पीटी वाले जो सर होते हैं उसकी बात कर रहा। पल्सवेटिंग थ्योरी, अपन तीन चीज़ कर लिए, सीएम एसएसटी की टीचर, सीएम और पीटी का टीचर। तो इसको कौन देता है, जो थॉर है, और थर है, और थॉर एडिंगटन, थॉर। तो पीटी सर अपने आप लोग को थॉर जैसे समझते हैं, लेकिन थॉर होते नहीं हैं उन लोग। तो उन्होंने दिया, बोलते हैं कि एक्सपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी एक्सपेंडिंग फेस में है, और दोनों करता है, और ये बैलून के जैसे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसको याद रखने का तरीका, थॉर भी बाद में जो था मार्वल्स में, वो पहले पतला था फिर मोटा हो गया, तो एक्सपेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, वही चल रहा था, वही इस पर भी चल रहा है। फिर अब मॉडर्न थ्योरी है कुछ, जैसे कि इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, फिर बिग बैंग थ्योरी, फिर गैसियस टाइडल थ्योरी। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी। ओटिटो स्किमेडेट रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस सराउंडिंग सन विथ डस्ट। तो उसको वो जो नेबुलर हाइपोथेसिस था उसी को वो उसने किया था। और तो ओटिटियो जो था वो इंटरस्टेलराल को किया था। और फिर बिग बैंग थ्योरी आया, जो कौन दिया, लेमितर करके था, उसने दिया, जी लेमितर। और ये दिया गया 1927 में। यूनिवर्स टीनी बॉल जैसा था, टाइनी बॉल, बिग बैंग थ्योरी, बीबीटी। जी लेमेटर, यूनिवर्स टाइनी बॉल जैसा था विथ इन्फिनाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई था बिग बैंग का। एंड मतलब ऑब्वियसली बिग बैंग हो रहा तो टेम्परेचर हाई हो गया। फिर डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा था, इन्फिनाइट डेंसिटी था। तो 13.7 बिलियन ईयर टू प्लेस एक्सप्लोजन, 13.7 बिलियन, ठीक है, ये याद रखना टर्म। 14 से, मतलब 14 से 3 कम, ठीक है, 13.7 बिलियन। बिग बैंग,
14 से 3 कम, टाइनी बॉल और इनफिनाइट टेम्परेचर, इनफिनाइट डेंसिटी और टुक प्लेस एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन हुआ 14 साल -3 करके 0.3 करके फ्रॉम एटम लीड स्टार एंड गैलेक्सी, उसमें जो एटम निकला तो ये सब हुआ। फिर 30 लाख ईयर आफ्टर टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 कैलोरीज, मतलब 3 लाख साल लग गए टेम्परेचर कम होने में। राइज एटॉमिक मैटर, फिर उसके बाद एटॉमिक मैटर राइज हुआ। फिर ये इसके बाद बिग बैंग थ्योरी के बाद आता है गैसियस टाइडल थ्योरी, और इसको जेम्स जीन्स एंड जेफरी ने दिया। किसको? गैसियस टाइडल थ्योरी को। टाइडल यानी कि समुद्र के पास वाला, तो उसको कौन दिया? जे क्यूब, या फिर जो भी, मतलब जेम्स जीन्स जेफरी ने दिया। और लार्जेस्ट स्टार कम नियर सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो टाइडल थ्योरी जो होता है वो भी तो ऐसे ही वर्क करता है, ग्रेविटेशनल के कारण टाइड आते हैं ना। तो वैसे ये भी बोल रहा कि सन के पास आया ग्रेविटेशनल पुल के कारण। गैसियस टाइड वॉज रेज्ड ऑन सरफेस ऑफ सन, और फिर गैसियस टाइड था वो रेस किया सन के सरफेस में। अब लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखते हैं। तो पहले स्टेलार नेब्यूला से शुरू होता है, तो स्टार्ट हो रहा करके स्टेलार नेब्यूला। तो ये क्या होता है? क्लाउड गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कंटेन करता है। ग्रेविटी पार्टिकल कोलाइड, तो ये जो क्लाउड गैस है वो कंटेन करता है हाइड्रोजन और हीलियम। और फिर ग्रेविटी जो होता है पार्टिकल कोलाइड करते हैं ग्रेविटी के कारण, और फिर हीट रिलीज़ करते हैं, जो अभी अपन ऊपर देखे 3 लाख साल लगा था जो हीट को कम 45,000 कैलोरीज होने में। फिर स्टार्ट स्पिन करता है। फिर अब इस स्टेलार नेबुलर स्टार्ट हो गया, तो फिर हुआ प्रोटोस्टार। सबसे पहले बना प्रोटोस्टार, मतलब जैसे प्रोटोटाइप बनता है ना किसी चीज़ का, वैसे प्रोटोस्टार बना, ठीक है। तो हीट इंक्रीज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो जब हीट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ वापस, तो प्रोटोस्टार बना। 14+1 यहाँ पे, उस टाइम 14 -0.3 था। फिर उसके बाद एवरेज स्टार बना। पहले ऑब्वियसली प्रोटो बनेगा, फिर उसके बाद एवरेज स्टार बना। फिर उसके बाद रेड जाइंट बना। जब हाइड्रोजन सप्लाई स्टॉप हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड रिजल्टेड रेड जाइंट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड से रिजल्ट क्या हुआ? रेड जाइंट, जब हाइड्रोजन सप्लाई स्टॉप हुआ तब। फिर उसके बाद रेड जाइंट के बाद आया प्लैनेटरी नेब्यूला। ऑब्वियसली अगर स्टार नहीं बन रहा तो अभी प्लैनेटरी नेब्यूला, इसी से ही तो स्टेलार नेब्यूला से ही तो अर्थ का भी फॉर्मेशन बताया, तो उसी के कारण वो बोल रहा कि प्लैनेटरी नेब्यूला। तो लेस देन 10 टाइम मास ऑफ द सन बिकम प्लैनेटरी नेब्यूला। अगर सन से 10 टाइम मास कम है तो वो प्लैनेटरी नेब्यूला रहेगा। अदरवाइज़ फिर वो अगर ज़्यादा रहा तो स्टार वगैरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो कहते हैं कि स्टार ब्राइट भी होता है एज़ कम्पेयर टू सन, तो वही है। तो अगर ज़्यादा होगा तो स्टार बन जाएगा। फिर उसके बाद प्लैनेटरी नेब्यूला के बाद वाइट ड्वार्फ लेफ्ट विथ कोर इनसाइड प्लैनेटरी नेब्यूला। तो जो इसके अंदर ये जो है, ये अगर बचा रहा उसके बाद और होते रहा, मतलब प्लैनेटरी नेब्यूला के बाद भी, तो हमारा प्लैनेट भी एक दिन वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। तो लेफ्ट विथ कोर इनसाइड प्लैनेटरी नेब्यूला और वाइट ड्वार्फ, और फिर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। फिर इसमें नीचे देखते हैं, मासिव स्टार बनता है अगर मास मोर देन 10 टाइम ऑफ सन है तो। फिर रेड सुपर नहीं, इस स्टेलार नेब्यूलर से मासिव स्टार बनेगा पहले प्रोटोस्टार की जगह, मतलब ज़्यादा रहेगा उसका वेट वगैरह, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन फिर अगर मास 10 टाइम से ज़्यादा है सन से, तो फिर रेड सुपर जाइंट बनेगा उस टाइम। अगर 10 उस टाइम रेड जाइंट बन रहा था अभी वो, और वो भी प्लैनेटरी नेब्यूला में बन रहा था, और यहाँ पे तो सिर्फ रेड सुपर जाइंट में बन रहा है। और फिर उससे क्या होगा? रेड सुपर जाइंट में उस टाइम रेड जाइंट बस बन रहा था, फिर रेड सुपर जाइंट बन रहा है, और उसके बाद होगा सुपरनोवा। सुपरनोवा विल लीड टू मास ऑफ कोर बिटवीन 1.4 to 3, ठीक है। किससे? अर्थ सन से ज़्यादा होगा ये 1.4 to 3।
और फिर ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा इफ़ मास इज़ इंक्रीजिंग 3 टाइम ऑफ सन। अगर मास सन से 3 टाइम ज़्यादा है तब तो ब्लैक होल बनेगा, और अगर 1.4 से 3 है तो फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। स्कोर ऑफ ब्लैक होल सिंगुलैरिटी, तो जो ये जो कोर है यहाँ पर इसका ब्लैक होल का, उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एग्ज़ाम पे पूछ सकता है, और मतलब ये PT 365 में भी आते रहते हैं, इसको वहीं से पढ़ लेना। इसके पूरे बाकी कंपोनेंट है वो, तो सिर्फ सिंगुलैरिटी उसको बताया हूँ, और बाकी सब और चीज़ें होते हैं इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, फॉर्मेशन ऑफ कोर एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, प्लैनेटेसिमल्स प्रोसेस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़। तो सबसे पहले होता है, तो पहले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, सब फॉर्मेशन ऑफ कोर बनता है, फिर प्लैनेटेसिमल प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज आते हैं एक साथ ही, और मतलब वो बनाते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। फिर एक्रेशनल प्रोसेस होता है जिसमें एक्यूमुलेशन लीड प्लैनेट, जिसमें सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो प्लैनेटिस्मल यानी कि छोटे छोटे प्लांट, मतलब छोटे छोटे प्लांट यानी क्या होता है, प्लेंटी यानी क्या होता है, स्मॉल, राइट। तो प्लैनेटिस्मल प्रोसेस होता है, उसमें छोटे छोटे लोग बॉडीज़ आके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोर ग्रेविटेशन, फिर एक्रेशन प्रोसेस होता है, एक्यूमुलेट कर जाता है। फिर स्टार एंड गैलेक्सी टाइप क्या क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी जिसमें मिल्की वे आता है, ब्लैक होल एक टाइप है, उसमें मिल्की वे के अंदर सेगिट्रस करके एक ब्लैक होल है, वो मिल्की वे के अंदर आता है, सेगिट्रस। फिर सेज करके, सेगिट्रस करके, सेज करके एक गाना भी है ना, सेज, तो वो मिल्की वे में है। मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी होता है, एलिप्टिकल गैलेक्सी भी आता है जो रेगुलर शेप होता है जो, और फिर इरेगुलर गैलेक्सी जिसका कोई शेप इरेगुलर ही होता है हमेशा। फिर ओरियन जो है, जहाँ पे सन का आर्म है, जो मतलब ओरियन नेम ऑफ आर्म इन विथ सन फाउंड, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है। साइरस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है, और थर्ड है जो थर्ड ब्राइटेस्ट स्टार है वो अल्फ़ा सेंचुरी है, और ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के, ठीक है। फिर भी थर्ड है, मतलब एकदम ब्राइटेस्ट नहीं है, फिर भी अल्फ़ा सेंचुरी, और साइरस जो है वो ब्राइटेस्ट है। फिर एंड्रोमेड जो है नियरेस्ट गैलेक्सी है अपने, एंड्रोमेड। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, टर्बुलेंस इन एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है ये, जब टर्बुलेंस होता है एटमॉस्फेयर में। पोल स्टार नॉर्थ पोलोरिस बोलते हैं, और साउथ स्टार एट साउथ, मतलब पोल स्टार एट साउथ को ऑक्टेंटिस कहते हैं। तो पोलरिस एंड ऑक्टेंटिस। पोल स्टार 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल, फिक्स्ड 0 डिग्री एट इक्वेटर। तो अगर आप इक्वेटर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो हमेशा हमारे हेड के ऊपर है, जबकि 90 डिग्री से देखोगे तो उसको आपको झुक के ऐसे ऊपर उठा के देखना पड़ेगा सर को, तो वो परपेंडिकुलर दिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो यहाँ से आपको स्ट्रेट दिखेगा आपके सामने स्टार। जब भी आप रात को देखोगे आपको ऐसे मतलब सर उठा के हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब क्लीन रहे स्टार तो। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो एकदम आपके सर के ऊपर ही रहेगा वो, आप सीधा नहीं देख सकते कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि जो ये अर्थ का हॉरिजन है वो पूरे स्पेस के हॉरिजॉन से भी मैच करता है, ठीक है, इक्वेटर जो है, तो वही एक रीज़न है। फिर कॉन्स्टलेशन क्या होता है, बिग डीपर सप्तऋषि जो होते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन, फॉर्म शेप। फिर अब सन के बारे में पढ़ते हैं, सन के ऊपर, तो जो कोर पार्ट होता है उसको तो कोर ही कहते हैं। टेम्परेचर इसमें क्या होता है, मोर देन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर, और वही 14 - 14 + 1, तो वो याद रखना, कोर का 14 + 1। और फिर एनर्जी रिलीज थ्रू न्यूक्लियर फ्यूज़न, फ्यूज़न से होता है, फीज़न से नहीं होता, फीज़न नहीं, ठीक है, जब एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं तो। और फिर रेडिएशन फिर होता है कोर के बाद, इसको CRCPCC भी बोलते हैं इसको, मैं मतलब मैं ऐसे ही याद किया हूँ, CRCPCC। तो कोर, फिर रेडिएटिव जोन जहाँ पर से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, पास इन होता है, उसको रेडिएटिव बोलते हैं। फिर
कन्वेक्टिव जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन यानी कि क्या, हीट ट्रांसफ़र। जैसे वो चाय में कन्वेक्शन करंट पास होता है ना, कन्वेक्शन करंट, वही कन्वेक्टिव जोन होता है। तो हीट सरफेस ट्रांसफ़र होता है। फिर CRCP, हाँ पी यानी फोटोस्फीयर। तो जो ये फोटोस्फीयर होता है वो ब्राइटेस्ट लेयर होता है और इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फोटोस्फीयर ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। और यही जो फोटोस्फीयर है वो उसी पे ही चंद्र ग्रहण वगैरह का पता चलता है, मतलब वही लाइट एमिट होता है, ठीक है। और फिर क्रोमोस्फीयर, जो उसके बाद लास्ट में कोरोना। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, रेड रिम ड्यूरिंग सोलार एक्लिप्स। और क्रोमोस्फीयर में रेड रिम बनता है। तो ये जो फोटोस्फीयर है उसमें कुछ और होता है, लेकिन होता है ऐसे ही कुछ होता है इसी से, एक्लिप्स से रिलेटेड। तो क्रोमोस्फीयर में भी रेड रिम बनता है और सोलार एक्लिप्स में होता है। और जो कोरोना होता है विजिबल ओनली इन टोटल सोलार एक्लिप्स। जब टोटल सोलार एक्लिप्स हो रहा तो ही वो विजिबल होगा हमारा कोरोना, वरना कोरोना हमेशा विजिबल नहीं होता। कोरोना कभी कभी आ जाता है तो हो जाता है। फिर सोलार फ्लेयर, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज अ स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम इनटू स्पेस। फिर सन स्पॉट, डार्क स्पॉट और फोटोस्फीयर, डार्क स्पॉट ऑन फोटोस्फीयर। तो जो फोटोस्फीयर अपन पढ़े थे चौथा लेयर, उस पर ही डार्क स्पॉट दिखता है। और टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है वहाँ पे कम होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी होती रहती है यहाँ पे। और सन मैक्सिमा और सन मिनिमा क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इस डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं तो सन मैक्सिमा बोल देते हैं, जब बहुत कम रहते हैं तो मिनिमा बोल देते हैं। और इसका लाइफ साइकिल 11 साल तक चलते रहता है, 11 साल में चलता है एक बार। कॉल्ड सन स्पॉट साइकिल विच इज़ ऑफ 11 ईयर। फिर टेरेस्ट्रियल पहले प्लानट एंड जोवियन प्लानट। अर्थ लाइक प्लानट फर्स्ट 4 हाईएस्ट डेंसिटी। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लानट होते हैं वो फर्स्ट 4 प्लानट को टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इनका थोड़ा बहुत अर्थ के जैसे होता है। और जुपिटर लाइक, जो जोवियन प्लानट होते हैं वो जुपिटर लाइक होते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो स्टार्टिंग का जो तीन चार है तो वो तो याद रह गई, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इतना तो याद रह गई। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सन बन रहा लास्ट में। और ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तीसरा प्लेनेट अर्थ होता है, ये तो पता है। मार्स में अपन अभी गए थे मंगलयान, तो वो भी पता है, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस याद हो जाएगा अपने आप। जुपिटर 5वां, ठीक है, ये याद हो गया। अब तो मर्क्यूरी जो है वो स्मॉलेस्ट है ऑब्वियसली। फिर मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट है। उसके बाद वीनस, ट्विन अर्थ बोलते हैं इसको, और ये क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो ये वीनस और यूरेनस ये दोनों क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ तो अपन आगे देख लेंगे। अर्थ तो पता ही है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। फिर मार्स, और फिर जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट है। जुपिटर सन से पहले जो आता है जुपिटर आता है, और वो लार्जेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर वाले तो छोटे ही रहेंगे, इधर वाले बड़े हो जाते हैं बहुत। तो वही है। फिर उसके बाद सैटर्न जो है वो लाइटेस्ट है। शनिवार लाइट दिन रहता है, मतलब संडे आने वाला रहता है तो लाइट डे रहता है, इसलिए सैटर्न लाइटेस्ट प्लैनेट है। और जो यूरेनस है रोटेट क्लॉकवाइज करता है, ये तो बता दिया पहले ही। और नेपच्यून है बस, और क्या। वाई प्लूटो डिक्लेयर थर्ड क्राइटेरिया इनटू इंटरनेशनल एरोनॉटिक यूनियन। तो वाई प्लूटो डिस्कार्डेड एज अ प्लैनेट बनाने से क्यों मना किया गया, क्योंकि मतलब इसमें से इन तीनों रीज़न में से एक वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। दैट इज़ पहला ऑर्बिट टू सन, वो तो कर रहा था, ऑर्बिट तो कर रहा था, बट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा था। बिग इनफ टू हैव ग्रेविटी, टेक इट इन स्पेरिकल शेप। तो इसके पास इतनी ग्रेविटी थी क्या कि टू ग्रेविटी फोर्स इट इन स्पेरिकल शेप। बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी फोर्स इट इन स्पेरिकल शेप। तो हाँ, ये भी तो सही था, बिग इनफ था टू हैव इनफ ग्रेविटी फोर्स इट इन स्पेरिकल शेप। लेकिन जो थर्ड वाला क्राइटेरिया था वो नहीं हो रहा था। बिग इनफ ग्रेविटी क्लियर्ड अवे अदर ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं कर पा रहा था। इतना बड़ा भी नहीं था कि उसको ग्रेविटी क्लियर्ड अवे कर दे अदर ऑब्जेक्ट्स को, ऐसा नहीं हो रहा था। फिर मून के बारे में देखते हैं। मून, डार्विन मून एंड अर्थ सिंगल
रोटेटरी बॉडी। डार्विन कहते हैं कि मून और अर्थ हैं वो सिंगल रोटेटरी बॉडी हैं, दोनों मिले हुए हैं ऐसे डम्बलडोर जैसे। और तो वही बोलता है डार्विन। फिर क्या, टुडे बिलीव, अब बिलीव किया जाता है दे द बिग स्प्लैट 3 टाइम मास कोलाइड। तो कुछ ऐसे करके स्प्लैट हुआ था, वो जो था वो उससे कोलाइड हुआ था, 3 टाइम मार्स कोलाइड हुआ था। फिर 28 डे टू 1 रोटेशन, 28 दिन लगते हैं एक रोटेशन को, ना कि 23 दिन। यूपीएससी 23 दिन दिया था। रोटेशन की बात कर रहा, और रोटेशन ठीक है, ये अपनी जगह पे रोटेट करने की। फिर क्यूपलर बेल्ट एंड ऑर्ट क्लाउड जो होता है, बेल्ट ऑफ रेमिनेंट ऑफ प्लैनेट। तो ये जो होता है, और कुल्पर बेल्ट एंड ऑल्ट क्लाउड, ये अर्थ और मार्स के बीच में नहीं होता, मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं होता, बाहर पे होता है, नेपट्यून के बाहर पे होता है। ठीक है। कॉमेट ओरिजिनेट हियर, जो कॉमेट है वो यहीं से ओरिजिनेट करता है। अब कॉमेट वगैरह देखते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में है ये वाला जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ना कि कुल्पर बेल्ट एंड ओल्ट क्लाउड है। तो ये पूछा था और यहाँ पे बोल दिया था अर्थ और मार्स बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्स और जुपिटर के बीच में है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट। कंटेन आयरन एंड निकल, तो जो ये आयरन एंड निकल रखता है इस बेल्ट में। सेम एस्ट्रॉइड्स आर डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर। सम एस्ट्रॉइड्स आर डायमीटर इससे बड़े होते हैं 10,000 से। फिर मेटियोरॉइड, तो मेटियोरॉइड जो होता है वो एस्ट्रॉइड नियर अर्थ, जो अर्थ के पास में जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड यानी पत्थर, जो एस्ट्रॉइड अपन पढ़े हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, वही एस्ट्रॉइड का नियर द अर्थ इस मीटियोरॉइड। तो अभी रॉइड की बात चल रही है। फिर मेटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास होता है तो मेटियोर बोलते हैं, और जब अर्थ में रीच कर लेता है तो ये एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे राइड शुरू होती है और फिर मेटियोर बनता है वो। और फिर जब वो तक पहुँच जाता है सरफेस में, अर्थ के सरफेस में पहुँच जाता है, ठीक है, कोलैप्स कर जाता है, तो उसका राइट हो जाता है। राइट यानी जब आपकी मतलब खत्म, आपका लास्ट राइट तो होता है ना, निकलता है लास्ट, जब कंप्लीट हो जाता है आपका जीवन का प्रोसेस, तो वही मेटियोराइट रीच अर्थ सरफेस, तो ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, इसलिए राइट यहाँ पे। ठीक है। फिर कॉमेट, बॉडी विथ अ टेल। कॉमेट क्या होता है, जो जिस बॉडी जो गिर रहा है नीचे उसका ऐसा टेल निकल जाता है क्योंकि चमकता है, पहुँच जाता। जैसे कि एग्जाम्पल है हेल बोप, नियोवाइज, लियोनर, फिर हेली कॉमेट। तो हेली कॉमेट तो नाम से पता चल रहा, डिस्पाइट ये भी बोल सकता है हेली, बस पूछ दिया तो कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का। तो लियोनर, नियोवाइज, हेलबोप, हेली कॉमेट। ठीक है। फिर एक्लिप्स, अम्ब्रा, डार्क शैडो ऑफ ब्लॉकिंग बॉडी, पिनम्ब्रा, लाइटर शैडो कॉज पार्टिकल पार्शियल एक्लिप्स। तो जो अम्ब्रा होते हैं वो डार्क शैडो ऑफ ब्लॉकिंग बॉडी होते हैं, डार्क शैडो देते हैं अम्ब्रा। और पिनम्ब्रा जो होते हैं लाइटर शैडो होते हैं। अम्ब्रा यानी कि ये अगर सन है और ये मून है और ये अगर अर्थ है, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनाएगा कुछ पूरे उस पर अर्थ में, मतलब ये सूर्य ग्रहण हो रहा है तो ये वाली बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा डार्क बनेगा, तो इसको बोलेंगे अम्ब्रा। और इसको जो साइड में थोड़ा कम होगा उसको पिनम्ब्रा बोलेंगे। ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लेना ऐसे, मेरे को दिमाग में याद है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। सोलार एक्लिप्स व्हेन मून ब्लॉक लाइट, तो जब मून ब्लॉक करता है लाइट को, मून ये है और ये सन, तो जब टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब टोटल पूरा एक्लिप्स हो जाता है। पार्शियल क्या होता है, जब आधा होता है, आधा नहीं होता। फिर एनुलर सोलर एक्लिप्स व्हेन मून इज़ फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ अपोज इट विल नॉट एबल टू ब्लॉक एंटायर फोटोस्फीयर। तो ये अगर सन है और अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है तो क्या होगा, तो ये पूरा कवर नहीं कर पाएगा, बस आधे इतने ही कर पाएगा। मतलब पास पे है तो कम कर पाएगा, तो पूरा नहीं होता, ये थोड़ा सा ही रह जाता है। तो वही इसलिए बोलते हैं एनुलार सोलर एक्लिप्स इसको। फिर अर्थ अपोज से बहुत दूर रहता है बेसिकली, तो वही। अब लूनार एक्लिप्स दैट इज़ सन के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हूँ दोनों। ठीक है। तो टोटल लूनर एक्लिप्स क्या होता है, जब
टोटल लूनर एक्लिप्स में रेडिस हो जाता है अम्ब्रा, अम्ब्रे में रेडिस होता है। टोटल में पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, आधा ही होता है, मतलब पूरा नहीं होता, मतलब अर्थ पूरा अर्थ बेसिकली टोटल लूनर एक्लिप्स में रेड दिखाता है मून को, और पार्शियल में आधा ही सन वो हो पाता है, ये जो आधा ही इतने ही हो पाता है, बाकी इधर से निकल जाता है, तो वही पार्शियल लूनर एक्लिप्स। देन पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, डार्क इन पेनुम्ब्रा, तो जो पेनुम्ब्रा है वहाँ पे डार्क होता है पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स में, ठीक है, समझ गए। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। Origin and evolution of the earth had hydrogen and helium. Heavier elements sink toward the center. Lighter comes surface due to gravity called density separation. हेवियर एलिमेंट थे जो सिंक कर गए और जो लाइटर थे ऊपर आ गए, तो इसको डेंसिटी सेपरेशन कह देते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लेयर होना शुरू हुआ, फिर अलग अलग लेयर बने, फिर एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर बना, फिर अर्ली थिन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम स्ट्रिप्ड ऑफ ड्यू टू सोलार विंड। जब सोलार का विंड, सन का एनर्जी आया, तो हाइड्रोजन और हीलियम स्ट्रिप होना शुरू किया, अलग अलग होना, सब उसमें सेपरेशन होना शुरू हुआ बेसिकली। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम था, फिर हैवियर एलिमेंट नीचे चल दिया तो उसको डेंसिटी सेपरेशन बोल दिया, और फिर डिफरेंस ऑफ लेयर क्रिएट हुआ, फिर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर जो थे उसका इवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर अर्ली थिन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम स्ट्रिप्ड ऑफ, जो पहले का जो थिन सा था, पतला सा, वो H2 और हीलियम का जो था वो स्ट्रिप ऑफ होने लगा सोलार विंड के कारण। फिर डी गैसिंग शुरू हुआ, कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज्ड फ्रॉम अर्थ। तो डी गैसिंग में क्या हुआ, कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज्ड फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जब डी गैसिंग शुरू हुआ तो वाटर वेपर ऊपर गया, रिलीज़ हुआ फ्रॉम अर्थ, और उसके बाद पानी गिरा तो अर्थ में पानी आया, पानी में लाइफ आया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन। फिर उसके कारण क्या हुआ, तो जब ऐसे हो रहा था, कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज्ड, तो उससे के कारण वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ, रिलीज मोर वाटर वेपर। उससे उससे क्या हुआ, और ज़्यादा वाटर वेपर होने लगा, एंड गैसेस, इंपॉर्टेंट गैसेस आर नाइट्रोजन, CO2। जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, लिटिल ऑक्सीजन, ये सब बाहर आने लगे अर्थ के अंदर से, ठीक है। एज अर्थ कूल्ड, वाटर वेपर कंडेंस्ड, जैसे ही अर्थ कूल हुआ तो वाटर वेपर कंडेंस होने लगा, ठीक है। मतलब अब कूल भी तो हुआ ना, तो जब कूल हुआ तो वो पानी वापस गिरने लगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रेन वाटर में डिजॉल्व हुआ, एंड वॉज ब्रॉट डाउन टू सरफेस विच ब्रिंग डाउन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उससे और टेम्परेचर कम हुआ इसके कारण, और फिर दिस लीड टू मोर कंडेंसेशन एंड मोर प्रेसिपिटेशन। और जैसे ही कम हुआ टेम्परेचर, जब ये सब हुआ प्रोसेस, जब वॉल्केनो वगैरह फटा तो टेम्परेचर और कम हुआ, और उसके कारण और ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ। फिर उसके बाद जो ओशन था वो 4000 मिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ, 4000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, बिलियन नहीं मिलियन है। और फिर लाइफ जो था 3800 साल पहले बननी शुरू हुई। तो इसका एक पेपर दूंगा टाइमलाइन का, उसको देख लेंगे अपन, ठीक है। फिर अब इंटीरियर ऑफ अर्थ देखते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर के क्या क्या सोर्स हैं। डायरेक्ट सोर्स क्या क्या है, डीप ओशन ड्रिलिंग कर सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे थ्रू पता चल सकता है। तो डीप ओशन ड्रिलिंग जब डायरेक्ट सोर्स है, गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में एम्पोंग 4 किलोमीटर तक हुआ है, हाईएस्ट है वो। और फिर प्रोजेक्ट डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये सब से पता चलता है अंदर डायरेक्ट सोर्स क्या क्या है। इंटरनल ऑफ अर्थ, ड्रिल एट कोला, आर्कटिक ओशन 12 किलोमीटर, आर्कटिक ओशन में यहाँ तक ड्रिल हुआ है ओशन के अंदर, ये लैंड की बात कर रहे हैं जो एम्पोंग है वो। तो अब ये हुआ। फिर वॉल्केनिक इरप्शन से भी पता चलता है, जैसे हांगा टूंगा इरप्शन हुआ है तो उससे अंदर की चीज़ें बाहर आती है, तो वो डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, मेट्रोराइट, जो अर्थ के सरफेस में आ गया, जैसे लोनार लेक बना इसके कारण, तो उसके पढ़ के अपन बता सकते हैं। और फिर डेंसिटी स्टडी कर सकते हैं, एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम मीटर क्यूब है, जबकि कोर का देखें तो 13 सेंटीमीटर क्यूब है, और क्रस्ट का देखें तो सिर्फ 2.7 सेंटीमीटर क्यूब ही डेंसिटी है। फिर टेम्परेचर प्रेशर, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विथ
रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विथ डेप्थ। तो जो टेम्परेचर है वो नीचे जाते जाते डिक्रीज़ होने लगता है उसका टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही होते जाएगा, ऐसा नहीं है। 32 किलोमीटर तक तो हर एक मतलब इंक्रीज़ होता है, हर एक किलोमीटर में मतलब एक डिग्री इंक्रीज़ होता है। फिर नीचे जाते जाते उसके बाद जो 32 के बाद से 32 डिग्री के बाद से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से पता चल सकता है, जैसे कि सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर नहीं होते। जैसे कि पोल्स के साइड ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है ग्रेटर नहीं, और इक्वेटर के साइड ज़्यादा है। तो द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर एंड दिस रीडिंग डिफरेंट फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंड कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली डिफरेंस देन एक्सपेक्टेड रीडिंग। तो जो ग्रेविटी एनोमली होती है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे डिफरेंट आ रहा है, उसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। तो इसको एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉट सेम, ग्रेटर नियर पोल्स, लेस एट इक्वेटर, द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर एंड दिस रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, और इसको बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। फिर अर्थक्वेक देखते हैं। अर्थक्वेक स्टडी इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी एंड अर्थक्वेक shaking of the earth naturally due to the release of energy generate waves, rock opposite move, friction lock them together, same sometime overcome friction abruptly, point energy released, focus of earthquake और hypocenter जहाँ से रिलीज़ हो रहा है पॉइंट एनर्जी, वो फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहलाता है या हाइपोसेंटर कहलाता है। फिर एपिसेंटर जहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, पॉइंट नियरेस्ट फोकस टू सरफेस, एपिसेंटर। तो वही है हाइपोसेंटर और फोकस। और फिर कॉजेज़ क्या होते हैं, नेचुरल कॉजेज़ होते हैं प्लेट मोशन, लैंडस्लाइड, सबसिडेंस, वॉल्केनिक इरप्शन, मेट्योराइट इम्पैक्ट। फिर एंथ्रोपोजेनिक किस कारण होता है कि माइनिंग के कारण हो गया, बॉम्बिंग की है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रिजर्वायर्स इंड्यूसेस सिस्टम, कोयना डैम बना था तो वो एक बहुत प्रॉब्लम लेके आया था। ठीक है, ये सब अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। सेस्मिक रिकॉर्ड वेव्स होते हैं, बॉडी वेव्स होता है, और फिर एक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स के अंदर आता है पी वेव्स और एस वेव्स। तो बॉडी वेव्स जनरेट ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोकस एंड मूव ऑल डायरेक्शन। फिर जो इसके अंदर जो होता है वो पूरे डायरेक्शन में मूव करता है, ये बेसिकली बॉडी वेव्स। और जो सरफेस वेव है वो इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी वेव्स विद सरफेस, मच स्लोअर, लेसर, स्ट्रॉन्गर एंड ओनली इफेक्ट नियर फोकस, एग्जांपल लव वेव्स एंड रैली वेव्स। तो जो ये सरफेस वेव्स है वो सरफेस के पास पे इंटरेक्ट होता है और वहीं पे ही बस वो करता है, इसको अफेक्ट करता है, पूरे ऑल ओवर द अर्थ नहीं करता। जबकि जो बॉडी वेव्स है वो पूरा ऑल ओवर भेजता है। यहाँ पे लिखा है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोकस एंड मूव ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन, ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर। फिर पी वेव्स जो होता है, पी यानी फर्स्ट वे ऑफ डिटेक्टेड ऑसिलेशन, मूव बैक एंड फोर्थ। जो पी जो होते हैं वो एस से पहले आता है ना पी, तो इसलिए पहला वे है। और फिर ये जो होता है, जो पहला वेज है वो सारे से पास कर लेता है, क्योंकि फास्ट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस सब से पास कर लेता है। लेकिन जैसे ही जब इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये पेनिट्रेट कर जाता है। अब एस वे जो कि स्लो वे है, जो कि सेकंड वे भी है, सेकंड या स्लो वे, एस फॉर सेकंड या एस फॉर स्लो। तो ये जो है वो सॉलिड से बस पास होता है। और इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ डेंसिटी चेंज इन अ लेयर। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण इसकी डेंसिटी चेंज होती है लेयर में, तो वही बता रहा है। फिर सरफेस वे तो अपन देख चुके हैं, इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी वेव्स विद सरफेस, मच स्लोअर, लेस स्ट्रॉन्गर एंड एज एन इफेक्ट नियर फोकस, एग्जांपल लव वेव्स, रैली वेव्स। पी वेव्स ट्रेवल पैरेलल अदर परपेंडिकुलर। जो पी वेव्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल पे ट्रैवल करते हैं, जबकि जो बाकी वेव्स हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर इमरजेंस ऑफ सैडो जोन। अ सैडो जोन इज़ अ जोन इन विच इंटीरियर वेयर अर्थक्वेक नॉट रिकॉर्डेड, जहाँ पे ये जैसे अर्थ है तो यहाँ से अगर यहाँ बस इतना और इतना, इतना ही पे अर्थक्वेक हुआ, बाकी जगह पे नहीं हुआ, ये जगह पे नहीं हुआ, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो इसको कह दिया सैडो जोन, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे 105 पी वेव क्या करता है, 105 से 145, बस इसको पी वेव मान लेते हैं, और ये 105 डिग्री और ये 145 डिग्री, इतना ही वो कवर कर पाता है। और फिर जो एस वेज है नॉट रिकॉर्ड बियॉन्ड 105 डिग्री, तो फॉर से अगर ये 90 डिग्री है तो सिर्फ यहीं तक वो रिकॉर्ड कर पा रहा है, ये 90 डिग्री है तो यहीं तक, यहाँ तक वो रिकॉर्ड कर पा रहा है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई एस वे की, तो वो सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करेगा। नहीं मतलब 105 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेगा ना, तो वो कुछ इतना रिकॉर्ड करेगा। एक सेकंड ना, वापस बताता हूँ। जो पी वेज है वो ऐसा है, और वो 105 से 145 तक कर रहा है फॉर से, तो इतना करेगा। और ये क्या करेगा, 105 के बियॉन्ड नहीं फॉलो करेगा एस पे, तो वो यहाँ तक करेगा। और 145 के बाद जो बच रहा है, ये 145 के बाद ये 105 हुआ, ये 90 हुआ, और ये 145, हाँ यहाँ तक किया। और जो बचा 145 है, ये वाला एरिया, ये होगा ब्लैक शैडो जोन, ठीक है। अब टाइप ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक along fault, volcanic earthquake, special class of tectonic earthquake, collapse earthquake, mining activity, root collapse causing minor tremors, explosion earthquake, shallow earthquake जो होता है 0.70 किलोमीटर होता है, इंटरमीडियरी 70 to 350 किलोमीटर होता है, डीप जो होता है 350 किलोमीटर। डीप पसंद होते हैं ना, डीप चाय में डीप करके खाना बिस्किट, वो डीप 350 किलोमीटर। और फिर शैलो तो शैलो है, शैलो 0 से 50 होता है, 50 से 350 इंटरमीडियरी होता है, 350 से ऊपर डीप होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट होता है वेस्टर्न साइड ड्यू टू ओशियनिक कन्वर्जेंस, जो ये हो रहा है रिंग ऑफ फायर, वही सरकम पैसिफिक बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर इसी को कहते हैं। और ये वेस्टर्न साइड में होता है, क्यों होता है, ओशियनिक और ओशियन कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है इसका पानी, ठीक है, यहाँ पर जो है। और फिर होता है अलोंग ईस्टर्न साइड में क्या हो रहा, ये ईस्ट साइड है, तो यहाँ पे ओशियन और कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो रहा है, ये दोनों मिल रहा है बेसिकली, ये ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं यहाँ पे भी। फिर मेडिटेरेनियन ट्रांजिटिक बेल्ट, कॉन्टिनेंट ये जो होते हैं मेडिटेरेनियन, वो कन्वर्ज हो रहा, कॉन्टिनेंट इन इंडिया, जो माउंट एवरेस्ट और इंडिया जब मूव कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो रहा है मेडिटेरेनियन एंड ट्रांसएटिक बेल्ट में। और ओशियनिक कन्वर्जेंस हो रहा किसमें, इंडोनेशिया में, कन्वर्ज कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे कन्वर्ज, डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं। तो फिर अलोंग मिड एटलांटिक रिज, तो ये जो मिड एटलांटिक रिज है यहाँ पे डाइवर्ज कर रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि मिड एटलांटिक रिज का साइज़ भी बढ़ रहा है ड्यू टू डिफरेंट प्लेट। फिर ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, तो जो ईस्ट अफ्रीका है ये वाला, ये भी डाइवर्ज कर रहा है। क्या डाइवर्ज कर रहा है इसमें, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे बहुत अर्थक्वेक आता है। ये कौन सा एरिया है बताओ, तुम लोग बताओ, मेरे को नहीं पता, ये वाला एरिया बताओ, सऊदी अरेबिया वगैरह जहाँ पे आता है। मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल यूज़ होता है मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए। एनर्जी रियलाइज एट फोकस, ऑब्जेक्टिव मैटर ऑफ डेटा। मर्केली स्केल इज इंटेंसिटी स्केल यूज टू क्वान्टिफाई इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन ह्यूमन लाइफ। मर्क्यूरी स्केल से पता चलता है कि क्वान्टिफाई कर सकें। एक तो मर्क्यूरी हो गया, और एक तो हो गया रिक्टर स्केल। तो एनर्जी रिलीज रिक्टर से होता है, और मर्क्यूरी से कितना इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन लाइफ में। फिर इंटेंसिटी डैमेज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक, चिली में 9.5 मैग्नीट्यूड का आया था 1960 में, बहुत बड़ा था वो। फिर इंडियन ओशन में 9.1 मैग्नीट्यूड का आया था 2004 में।
फिर इसको देखते हैं लैंड का फॉर्म को। तो सबसे पहले ये तो लैंड है जो होता है वो ज़्यादा इसका बड़ा होता है और जो ओशन है वो छोटा होता है। तो जो ओशन है उसमें ओशन सीमा बनता है, दैट इज़ सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और जो लैंड होता है उसमें सियाल बनता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट मोर देन कार्बन बट दो इट कंटेन सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब कार्बन तो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन सिलिकॉन तो सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब ये जो होता है लैंड वाला 40 से 50 किलोमीटर थिक होता है, ब्रिटल इन नेचर, कॉन्टिनेंट 3 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी क्यूब होती है। तो ये क्रस्ट है, ये पार्ट ये क्रस्ट है। और फिर जो मेंटल होता है, फिर जो ओशन होता है वो 2.7 ग्राम होता है डेंसिटी, और जो रॉक डार्क कलर होते हैं और यंग इन एज होते हैं इसके रॉक ओशन के। और फिर मेंटल आता है वो 0 to 100 थिक होता है। फिर आउटर कोर जो होता है, दो कोर होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है और जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है। तो बाहर वाला कोर लिक्विड होता है तभी वोल्केनो फट के निकलता है, अदरवाइज सॉलिड होता तो नहीं निकल पाता वोल्केनो, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो रबर टाइप होता है, मेटल। तो यहाँ से जब ट्रांसफ़र होता है हीट तो वो होता है 32 किलोमीटर के बाद कम होता है ना उसका वो। अब कोर के लेयर को क्या बोलते हैं, नाइफ लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइफ बहुत मिलता है। फिर मेंटल क्या होता है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एस्थेनोस्फीयर। तो जो लंबा दैट इज़ लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बैरोस्फीयर। तो उसमें जो एस्थेनोस्फीयर है उस वो वीक होता है, और ये जो होता है एस्थेनोस्फीयर वो अपर पार्ट ऑफ मेंटल होता है। तो उस वो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एस्थेनोस्फीयर वीक, डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट 3.5। तो यहाँ पे डेंसिटी भी हाई होती है। फिर कोर क्या होता है, 2900 किलोमीटर के बाद 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है कोर का, और 6300 किलोमीटर से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये अपन देखे भी हैं कि को एवरेज जो होता है वो क्या होता है और जो ओवरऑल होता है वो क्या होता है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। फिर अबाउट अर्थक्वेक के बारे में थोड़े बहुत, वाई रिंग ऑफ फायर हाईएस्ट अर्थक्वेक वोल्केनो, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो वही कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस वगैरह जब अपन पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में तो वो समझेंगे। कोलिजन टेक्टोनिक्स, तो कुछ रीज़न है, जैसे कोलिजन टेक्टोनिक के कारण, सबडक्शन के कारण अबाउट 90% रिंग 19 मतलब 87% अप्रॉक्स 90% अप्रॉक्स रिंग ऑफ फायर में वो वॉल्केनो इरप्ट होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ये देखो एलिमेंट ऑफ क्रस्ट की बस बात कर रहे हैं, एंटायर अर्थ की बात नहीं कर रहे अभी अपन, ठीक है। तो अपन देखे थे यहाँ पे मेंटल कोर, मेंटल क्रस्ट मेंटल कोर, CMC क्रश आती है पहले, फिर वो मेंटल कर देती है, फिर क्या कोर हो जाता है, क्रश आती है मेंटल कर देती है, बस इतना याद रख लेना। फिर एलिमेंट ऑफ क्रस्ट, एलिमेंट क्या है, क्रस्ट का एलिमेंट क्या क्या है, 8 एलिमेंट है क्रस्ट के। तो उसको कैसे याद कर सकते हैं क्रस्ट को, ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट इन कॉलेज स्टडी पास्ट मिडनाइट। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, फिर स्ट्रॉन्ग से सिलिकॉन जो बताया सेकंड हाईएस्ट, ऑक्सीजन तो सबको पता ही होगा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर एथलीट मतलब एल्यूमिनियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, आई फॉर आयरन क्योंकि Fe देख रहे थे ना आयरन। फिर सी फॉर कार्बन होता है शायद, नहीं कार्बन नहीं होता, कैल्शियम होता होगा, हाँ कैल्शियम होता है 3.65। फिर स्टडी, एस से क्या होता है, सोडियम होता है। फिर पी से पोटेशियम होता है। फिर मी से एम से मैग्नीशियम होता है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। तो यही याद रख हो जाएगा अभी। ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट इन कॉलेज स्टडी पास्ट मिडनाइट, ओनली फॉर ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन, एथलीट एल्यूमिनियम, आयरन इनसे, कैल्शियम Cl से, और स्टडी पास्ट मिडनाइट। तो स्टडी यानी कि सोडियम पोटेशियम
Mi से मैग्नीशियम। फिर एलिमेंट ऑफ एंटायर अर्थ क्या क्या है देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग है। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ एंटायर अर्थ देखें तो आयरन है, ना कि ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकल, फिर सल्फ़र। तो इसके स्टार्टिंग का तो याद है मेरे को, iOS डिवाइस यूज़ होते हैं ना आईफोन में, तो वही iOS। और फिर MNS, तो ये SS तो लास्ट में लग रहा, और तो MN के बाद S आ रहा, IOS और MNS, ठीक है। मैग्नीशियम, निकल और सल्फ़र, ठीक है। फिर अब फिज़िकल डिवीज़न देखते हैं, जो मैं अभी बता रहा था ऊपर पे कि लंबा, तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल नहीं, पूरा मेंटल, अपर मेंटल नहीं कवर कर रहा। 100 किलोमीटर थिक होता है, डिवाइडेड इन 2 प्लेट्स होते हैं ये लिथोस्फीयर। और जो एस्थेनोस्फीयर होते हैं वो 100 to 400 होता है, और ये प्लास्टिक नेचर, सेमी सॉलिड लिक्विड कॉल्ड लो वेलोसिटी जोन स्लो डाउन अर्थक्वेक। तो ये क्योंकि तो जो अर्थक्वेक होता है वो उसके बाद पानी से नहीं पार हो सकता ना, सिर्फ सॉलिड से पास हो सकता है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। फिर इसके बाद क्या होता है, लंबा, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर इंक्लूड रेस्ट मेंटल, बाकी मेंटल को मेसोस्फीयर करता है, और बैरिस्फीयर जो लास्ट पे होता है, आउटर प्लस इनर कोर, दोनों को बोल देते हैं। फिर डिसकंटिन्यूटी ट्रांजिशन जोन बिटवीन डिफरेंट लेयर, पहला होता है, इसको पढ़ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म तो याद रहेगा, कॉन मैन रेप गर्ल इन लेह। तो जो कॉन मैन यानी जो मतलब झूठ बोल के बहला फुसला के करता है, वो उसने रेप कर दिया गलती का लड़के का लेह में। कॉन मैन रेप गर्ल इन लेह, तो उसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, कौन से कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। देखो ये सब पूछेगा यूपीएससी, कोई भरोसा नहीं है, प्री में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, फिर मोहरोविक, कोनार्ड, कोनरेड, CONRAD, डिसकंटिन्यूटी, कोनरेड, CONRAD। फिर मोहोरेवरिक, MOHO, रोविक, ROVIC, रोविसिक। फिर रेप्टी, कॉनमैन रेप, रेप्टी। फिर गर्ल गोटेनबर्ग। फिर इन का कुछ नहीं है, इन बस ऐसे ही है। फिर लेह यानी लहकामेन। तो वही कॉनराड, CONRAD, कैनोराड, मैन, मोहोरोविक। फिर रेप्ती, गुटेनबर्ग, घर, लेहमन, एलियचमन। वॉल्केनो एंड और वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, फिनोमिना। अब वॉल्केनो को अपन नहीं यार, इतना सा नहीं छोड़ूंगा मैं, थोड़ा सा ही बचा है, कर लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी बचा है, छोड़ो, करते हैं फिर बाद में। वॉल्केनो को अपन कल करेंगे, वॉल्केनो को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।